हाय। आज हम एक और न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम फर्स्ट सेम, सेकंड सेम का जो एईसी सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर आपको अलग-अलग सेम्स के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो कुछ दिया जाता है आपको। एक हेल्थ एंड वेलनेस होता है एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एवीएस होता है और एक और होता है डीटीएस, जिसको आप बोलते हैं, जहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है। एंड आज जो हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो सब्जेक्ट कवर करेंगे, वो है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है? तो इस सब्जेक्ट के 3 यूनिट्स हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको हम लेक्चर्स के ज़रिए, नोट्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप मुझे ये बताइए कि ये जो नोट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, क्या ये नोट्स आपके लिए सही हैं? जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, क्या ये आपके लिए बेटर हैं, पढ़ने में आसानी हो सकती है? या मैं आपको इस तरीके के नोट्स प्रोवाइड करूँ, जो कि हम पहले किया करते थे, जैसे ये वाले नोट्स, जहाँ पे सिर्फ़ सिंपल तरीके से लिखा होता है, कोई डायग्राम नहीं होती है। लेकिन ये जो नोट्स हैं, ये भी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे एंड जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको इटैलिक लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, मतलब कि इटैलिसाइज़ किया हुआ है। एंड इसमें भी वही सब कंटेंट देखने को मिलेगा, सेम जैसा आपको मैंने पिछले नोट्स के अंदर देखने को मतलब कि दिखाया। ठीक है? और उसी के साथ-साथ जब हम इस नोट्स की बात करते हैं, तो ये जो नोट्स हैं वो सिर्फ़ आप ये मत समझें कि कहीं से उठा के मैंने आपको दिए हैं, बल्कि ये वो नोट्स हैं जो कि मैंने खुद अपने कॉलेज के टाइम के ऊपर प्रिपेयर किए थे, बनाए थे। क्यों? क्योंकि उस समय कोई इसकी एग्ज़ैक्ट बुक नहीं हुआ करती थी एंड उसी वजह से हमें क्या करना पड़ता था कि अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते थे। एंड मुझे लगता है आज भी मार्केट के अंदर इस सब्जेक्ट की बुक्स नहीं होंगी। जो होंगी उनके अंदर या तो बहुत डिटेल के अंदर लिखा लिखा होगा, या तो वो चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं, कोई एग्जैक्ट सिलेबस को मीट नहीं करती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ को। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, उसका कंसेप्ट एंड उसकी इम्पोर्टेंस। यहाँ पे हम समझेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये लिखोगे कि जो इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पे हमें एक कंप्लीट सेट ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ, तो मैं अभी एक रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूँ तो जैसे ये मेरा टैबलेट हो गया, मेरा टेबल हो गया, टेबल पे पड़ी बुक्स हो गई, आपके आस-पास जो हवा है, ठीक है? सनलाइट है, लाइट है, आप खुद हो। तो मतलब कि एक कंप्लीट जहाँ पे लिविंग थिंग्स भी एक्ज़िस्ट करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी एक्ज़िस्ट करती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है? एंड ये जो चीज़ें हैं जो हमारे अराउंड एक्ज़िस्ट करती हैं, ये हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे लिखी भी हैं। एयर, वाटर, लैंड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम बिल्डिंग्स की बात करें, टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, पेन की बात करें, बुक की बात करें, तो ये सारे किस चीज़ के अंदर आते हैं? ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे किसका हिस्सा हैं, किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग बीइंग इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट नहीं करता है। हम क्या करते हैं कि एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, उनके साथ हम कंटिन्यू इंटरैक्शन में रहते हैं। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो हम जो है वो हर एक चीज़ के लिए जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम अपने खाना की बात करें, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सब्जियों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो वो कुछ एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अ, मतलब कि ओवरऑल हमें यही देखने को मिलता है कि जो लिविंग्स बीइंग्स हैं, वो क्या हैं, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्ज़िस्ट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई हम एनवायरनमेंट को एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द अर्थ कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आपने एग्ज़ाम्स के अंदर ज़रूर लिखना है। हमारी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बाद हम कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। कंसेप्ट के अंदर एनवायरनमेंट का हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंसेप्ट जो वर्ड है एनवायरनमेंट, वो एक फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका जो वर्ड था वो था इन्वार्न, ठीक है? एंड उसका मतलब क्या होता है? सराउंड, मतलब कि सराउंडिंग्स, ठीक है? तो फ्रेंच वर्ड है, कौन-सा वर्ड है? इन्वर्नर एंड उसका मतलब क्या होता है? सराउंड, ठीक है? सराउंडिंग्स। अब हम कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे। पहला कंसेप्ट यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है। जितनी भी एलिमेंट्स हैं नेचर के अंदर, वो एक
दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। एनिमल जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एनिमल्स के अंदर सिर्फ़ एनिमल जानवर नहीं आते, हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है? एंड जब हम डीकम्पोज़र्स की बात करें, तो जो छोटे कीड़े होते हैं जो डीकम्पोज़ करते हैं डेड मैटर को, वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से सॉइल के अंदर डाल देते हैं एंड एक इंटरकनेक्टेड वेब सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है। समझ आ गई आपको कि जो डीकम्पोज़र्स हैं वो क्या करते हैं कि डेड मैटर्स को खाते हैं, ठीक है? उनको ब्रेक डाउन करते हैं एंड जब वो ब्रेक डाउन करते हैं तो उनका जो एक्सक्रीटा होता है उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं एंड वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। फिर सॉइल से क्या होता है, प्लांट्स पैदा होते हैं, उन प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, जानवर खाते हैं एंड फिर से ये साइकिल चला रहता है और जिसकी वजह से हमें एक इकोसिस्टम जो है वो पूरी कंप्लीट तरीके से स्टेबल होता हुआ नज़र आता है। अब हम कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर हम उसका डायनामिक नेचर समझेंगे कि जो एनवायरनमेंट है वो फिक्स्ड नहीं है। ये चेंज होता रहता है नेचुरल फोर्सेस के साथ। जैसे हम क्लाइमेटिक वेरिएशन की बात करें, रेनफॉल की बात करें, वोल्केनिक एक्टिविटी की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है, जो अर्बनाइजेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्या करती हैं, या तो सपोर्ट करती हैं, ये जो सिस्टम चल रहा है, जो इकोसिस्टम का सिस्टम है, इसको सपोर्ट करती हैं या इसको कभी ना कभी थ्रेट पहुँचाती हैं। तो इसका डायनामिक नेचर है कि जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है? चाहे वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हो या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो। यहाँ पे हम मल्टी लेवल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे माइक्रो लेवल के ऊपर हमें एक सेल देखने को मिलता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर देखने को मिलता है, जो एक स उसके ऊपर का जो लेवल है मेसो लेवल, जिसको जहाँ पे हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, रिवर बेसिन देखने को मिलता है। मैक्रो जो कि बड़े लेवल के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, एक पूरा बायोस्फीयर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि हम सभी जो है वो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंटल इंटरैक्शन हो रहा होता है। इंटरैक्शन जो है वो पहले तो एक माइक्रो लेवल के ऊपर होता है, सेल के बीच में होता है, ड्रॉप ऑफ वाटर के बीच में होता है। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, रिवर बेसिन की बात करें, तो वहाँ पे कितने सारे जानवर होंगे, कितने सारे पेड़-पौधे होंगे, कितने सारे कीड़े-मकोड़े होंगे, जो सभी एक-दूसरे के साथ किसी न किसी वजह से इंटरैक्ट कर रहे होंगे। एंड दिस शोज़ दैट एवरी ऑर्गेनिज़्म इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम। तो इससे हमें पता चलता है कि हर एक प्राणी, हर एक जीव जो है वो एक लार्ज सिस्टम का पार्ट है। कुछ हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है। जब आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, जब आप स्कूल्स में रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स भी होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लिविंग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं एंड नॉन बायोटिक जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ नॉन लिविंग एलिमेंट्स भी आते हैं, ठीक है? एंड दीज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स दे इंटरैक्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एनर्जी एंड सर्वाइवल। तो अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो एक-दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एनर्जी एंड द सर्वाइवल्स। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं? कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स, कुछ होते हैं कंज्यूमर्स, कुछ होते हैं डीकम्पोज़र्स एंड उसके बाद हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, हाइड्रोस्फीयर देखने को मिलता है, लिथोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर एंड द सोलर एनर्जी एंड उसके बाद हम ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स की बात करेंगे। प्रोड्यूसर्स के अंदर वो आते हैं जो कि हम जिनको ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, ठीक है? कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द यूजिंग सनलाइट, ठीक है? सनलाइट्स के ज़रिए कैसे करते हैं? एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे वो क्या करते हैं कि सनलाइट को अपने अंदर ऑब्ज़ॉर्ब करते हैं और अपना खाना खुद तैयार करते हैं और वो उसी को खुद कंज़्यूम करते हैं। दे आर द ऑटोट्रॉफ्स, मतलब अपना खाना वो खुद बनाते हैं एंड दे फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन का वो एक प्रोसेस या फूड चेन का एक वो पार्ट बन जाते हैं। फूड चेन का मतलब क्या है? फूड चेन का होता क्या है कि एक ग्रास है, ठीक है? उसको किसी रैबिट ने खा लिया, रैबिट को किसी साँप ने खा लिया, ठीक है? साँप को किसी बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली को किसी और जानवर ने खा लिया, तो एक फूड चेन बनी रहती है, ठीक है? एंड जब हम सेकंड बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो उसमें आते हैं कंज्यूमर्स, जो कि हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। इसमें कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं और कुछ टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इनको बोला जाता है हर्बीवोरस, जहाँ पे हमें काउज़ और डेयर जैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? जो कि हर्बीवोरस का मतलब ये है कि जो कि घास के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? एंड कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जिनको हम कार्निवोरस के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर स्नेक्स आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं। ये सारी आपने डायग्राम बना के, ऐसा ही फ्लो चार्ट बना के एग्ज़ाम्स के अंदर प्रेज़ेंट करना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल सकें। टर्शियरी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, तो इनको हम टॉप कार्निवोर भी बोलते हैं या इनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं? ह्यूमन्स आते हैं, लायंस आते हैं, जो कि
हेल्प करते हैं किसके अंदर? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है? आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि एनर्जी जो है वो पास होती है, ठीक है? उसके बाद हम डिकम्पोज़र्स की बात करें तो डिकम्पोज़र्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज़ आते हैं, फंजाई आते हैं जो कि डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं और जब वो उनको खाते हैं, उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं और सॉइल जो है वो हमारी फर्टाइल हो जाती है, जिसको आप एक अच्छी उपजाऊ सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है? एटमॉस्फेयर हो गया, ये कौन से कंपोनेंट आ गए हमारे? एबायोटिक कंपोनेंट। एट एटमॉस्फेयर हो गया जहाँ पे हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के अराउंड जितनी भी लेयर ऑफ गैसेज़ हैं, वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। जैसे हम ऑक्सीजन है, CO2 है, CO2 जो है वो ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। यहाँ पे ओज़ोन लेयर का भी कंसेप्ट आ जाता है। जो ओज़ोन लेयर है वो हमें जो सूरज की अल्ट्रा वायलेंट रेज़ आती हैं उनसे हमें बचाती है ताकि हमारा जो स्किन है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है? एंड वो भी हिस्सा किसका है? एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। उसके बाद हमारा हाइड्रोस्फीयर आता है जहाँ पे हमें ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर देखने को मिलते हैं। ये सारे किसके कंपोनेंट हैं? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, ठीक है? ओशंस आ गया, रिवर्स आ गए, लेक्स आ गए, ग्राउंड वाटर्स आ गया और साथ ही साथ जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जैसे टेम्परेचर रेगुलेशंस है, एक्वेटिक लाइफ है, ये सारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हैं। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो जो आउटर पार्ट है, ठीक है? जिसको क्रस्ट के नाम से हम जानते हैं, जो कि सॉइल हमें प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है, ये भी एक एनवायरनमेंट का ही कंपोनेंट है जो कि एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है। बायोस्फीयर के अंदर एक ऐसा ज़ोन होता है जहाँ पे पूरी लाइफ एक्सिस्ट करती है। मतलब कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डायग्राम है ना, इसके ज़रिए आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट होता है, लिथोस्फीयर भी वहाँ पे प्रेज़ेंट होती है और हाइड्रोस्फीयर भी प्रेज़ेंट होती है, जिसको आप एक बस्ती के नाम से जान सकते हैं। जैसे वहाँ पे पानी भी आपको मिलेगा, साफ़ हवा भी आपको मिलेगी, ज़मीन भी मिलेगी जिसको आप लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगी। तो जो एक गाँव, एक बस्ती होगी उसको आप एक बायोस्फीयर के नाम से जान सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो सर्कल दिए गए हैं एंड जो सेंटर वाला भाग है, ये एक बायोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद सोलर एनर्जी जो कि एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का एंड इसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, क्लाइमेट बढ़ता घटता है, ठीक है? एंड उसके बाद वाटर साइकिल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। वाटर साइकिल का मतलब क्या है कि जब समुद्र है, ठीक है? ओशन है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ी तो इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन होने के बाद क्या हुआ? क्लाउड्स बने। क्लाउड्स होने के बाद क्या हुआ? क्लाउड्स जब वो भारी हो गए, ठीक है? एंड उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन होगी तो फिर रेनफॉल होगी एंड फिर से वो कहाँ पे पड़ेगा? पानी अगर पहाड़ों में पड़ता है तो फिर से वो रन ऑफ होके कहाँ चला जाएगा? समुद्र के अंदर चला जाएगा, ओशन के अंदर चला जाएगा। तो एक वाटर साइकिल भी एक पार्ट है किसका? एनवायरनमेंट का। उसके बाद ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स है कुछ जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मे कॉज पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस एंड क्लाइमेट इम्बैलेंस। तो इसका एक नेगेटिव है एंड इसका अगर हम ह्यूमन कंपोनेंट्स की बात करें तो ये भी एक एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है जिसके अंदर हमारी बिल्डिंग्स आती हैं, रोड्स आती हैं, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, डैम्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है, टेक्नोलॉजी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट अलग डायमेंशन है क्वेश्चन का वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ये लाइफ को सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पे हमें एयर देखने को मिलती है जो कि नेसेसरी है हमारी रेस्पिरेशन के लिए, वाटर हमें देखने को मिलता है, फूड, शेल्टर जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि कौन-सी ऐसी जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? जिसको आप रोटी कपड़ा मकान के नाम से जानते हैं। एंड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज तो इन्वायरमेंट क्या है? एक रिसोर्सेज का सोर्स है जहाँ पे हम मिनरल्स देखने को मिलता है, सॉइल देखने को मिलती है, फॉरेस्ट है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वाटर है। ये सारे कहाँ से आते हैं? इन्वायरमेंट से ही आते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है किससे? इन्वायरमेंट से, क्योंकि यहाँ पे हमें नेचुरल साइकिल्स देखने को मिलते हैं, वाटर साइकिल देखने को मिलता है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। ये जो सारे साइकिल हैं अगर सिलेबस के अंदर आएँगे तो हम इनको विस्तार से समझेंगे। अगर मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको समझाने लग जाऊँ, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? एंड इसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेट होता है, एयर प्यूरीफाई होती है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है? तो वाटर साइकिल मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होंगी ना, तो तभी हमारा एक बेहतर एनवायरनमेंट बन सकेगा। अगर वाटर साइकिल ही नहीं रहेगा, तो इवेपोरेशन कहाँ से होगी, ठीक है? तो बारिशें कम हो जाएँगी, मतलब वाटर साइकिल नहीं, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ओशंस के अंदर पानी कम हो गया या कहीं पे जो है वो सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे बारिश होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो इम्बैलेंस है, वो क्रिएट हो जाता है। तो एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है किससे? एनवायरनमेंट से, क्योंकि यहाँ पे हमें डाइवर्स प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल स्पीशीज़ अलग-अलग देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक एक इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बनी रहती है और एक जेनेटिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर, मेडिसिन्स एंड द रिसर्च। तो इसमें भी हमें क्या मिलता है? इसमें मदद देखने को मिलती है क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन जो है वो कहाँ से बनती हैं?
कुछ जड़ी-बूटियाँ हैं, उसका यूज़ करके बनाई जाती हैं। एस्थेटिक, रिक्रिएशनल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं। रिक्रिएशन का मतलब क्या है कि जो आपको मन को लुभावे, ठीक है? जैसे आप माउंटेन्स में चले जाते हो, आपको कितना अच्छा फ़ील होता है। फॉरेस्ट में चले जाते हो तो कितनी फ्रेश हवा आपको मिलती है। रिवर्स के अंदर साफ पानी होता है। ओशन जो है वो एक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप किसकी ना बात करें, अपने मालदीव्स की बात करें, ठीक है? तो वहाँ पे कितने अच्छे-अच्छे बीच होते हैं। गोवा की बात कर लें, तो ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, पीस प्रोवाइड करते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं और इसकी वजह से एक टूरिज़्म भी प्रमोट होता है और मेंटल वेल-बीइंग भी अच्छा होता है लोगों का, ठीक है? कंक्लूजन के साथ इस टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे। कंक्लूजन के अंदर आप ये लिखोगे कि जो एनवायरनमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स एंड एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जिसके ऊपर जो है वो लाइफ सस्टेन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ सस्टेन करती है अर्थ के ऊपर। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो लाइफ भी सस्टेन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट है, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट है, वो सारे नेसेसरी हैं फॉर द लाइफ। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स कंसेप्ट, कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस वो एसेंशियल हो जाते हैं फॉर द डेवलपिंग ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर नेचर। तो एक मतलब एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड आप देते हुए अपना इस कंक्लूजन को एंड करेंगे। एंड साथ ही यहाँ पे ये लिखा है कि प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली साइंटिफिक नेसेसिटी बट अ मॉरल ड्यूटी है हमारी अपने इन्वायरमेंट को बचाना, ठीक है? एंड इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम आज इन्वायरमेंट को बचाएंगे, आज हवा प्रदूषण होने से बचाएंगे, तो आने वाली जनरेशन जो है वो उनको इतना कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा और अपनी जो सजेशंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, चाहे वो इन नोट्स को लेके हो, चाहे वो दूसरे फॉर्मेट में नोट्स हैं, उनको लेके हो, तो मुझे बता देना। आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं वैसे जो सेकंड वाले नोट्स हैं, उनको यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए एंड आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस नोट की इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद।